नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौतम रॉय। Yes, we're back with Dr. Speak. This is a program that we have been running for you right from the start of the pandemic, from last year itself, where any of your queries related to your health, be they directly related to COVID-19 or even otherwise, we try and answer all of those queries with experts joining us, because these days there are a lot of concerns about, of course, the virus itself, the variants, and the kind of impact that has been having on the lives of all those who've been affected, those who have been directly infected by it, and their family members as well. Actually, this is the biggest concern right now in the country, isn't it? निश्चित तौर से जिस तरीके से अभी स्थितियां हैं कि कोविड हर दिन कोई नई संक्रमण की चुनौती साथ लेकर आ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि सही इलाज और सही वैक्सीनेशन और इलाज से जुड़ी हर आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए हम ये विशेष कार्यक्रम लेके आते हैं। आप घर से जब बाहर जाएं या फिर दफ्तर में हो या कहीं भी पब्लिक सार्वजनिक प्लेस पर हो तो आप मास्क ज़रूर पहने, हैंड और ओरल हाइजीन, हाथों का और चेहरे का जो स्वच्छता है उसको आप ज़रूर मेंटेन रखें। और इसीलिए हम ये विशेष कार्यक्रम लेके आते हैं कि अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, आपका कोई आप किसी तरीके की शंका का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। और बेहद अहम है विशेषज्ञों की राय जानना और विशेषज्ञों के राय के मुताबिक चलना। तो आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे कि क्या कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कुछ उपचार है, क्या कुछ निदान है, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे गौतम। Yes, because a lot of information, or let's say a lot of disinformation, is also doing the rounds as to how best to treat COVID patients, both in a phase where they might just need isolation at home and some basic medication, or when it comes to a situation where a patient is hospitalized, then a lot of other dynamics come into play, especially when there are comorbidities to consider as well. That's where a lot of information is floating around that needs to be completely clarified as well, because right now, of course, we have a new set of clinical management guidelines as well that have been given out by the government, where it's been clearly said that the effort is to make it completely patient-centric, where no patient will be refused any sort of a service on any count. Positive test of any kind of COVID-19, be it RT-PCR or anything else, RAT, etc., is not required. It's not mandatory anymore for getting admission to any COVID health facility. So this is a big decision that is coming in, that's to be implemented by all authorities that are concerned in fighting against COVID-19. जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो जो नई संशोधित गाइडलाइंस, नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो कोविड प्रोटोकॉल की जारी की गई है, उसमें ये साफ तरीके से कहा गया है कि किसी भी मरीज को इस बात के लिए कि उसका RT-PCR टेस्ट अभी नहीं आया है, उसको भर्ती होने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी मरीज़ को लोकल एरिया के हिसाब से या प्रदेश के आधार पर किसी भी दूसरे प्रदेश में इलाज देने से उसको रोका नहीं जा सकता है। किसी भी मरीज़ को अस्पताल किसी भी कंडीशंस पे कि आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आपके पास किसी तरीके का मतलब आप रेजिडेंट यहाँ के नहीं है, तो पूरे देश भर में कहीं का इलाज कोई भी जाकर करा सकता है। ये सब इस नई गाइडलाइंस में आई है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं गौतम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि डॉक्टर नवनीत विज, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली के। स्वागत है डॉक्टर नवनीत जी। और डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। आप दोनों खास मेहमानों का विशेष स्वागत है। लेकिन सबसे पहले गौतम, हम एक बार चलेंगे अपने संवाददाता नितेन सिंह के पास, जो कि इस नई गाइडलाइंस के बारे में हमको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तपस, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नई नेशनल गाइडलाइंस जारी हुई हैं कोविड प्रोटोकॉल्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को लेकर, इसमें क्या कुछ नया है, कैसे ये पेशेंट सेंट्रिक बनाया गया है, क्या गाइडलाइंस में खास है? अश्विनी जी और आपको और गौतम को दोनों को गुड आफ्टरनून। तो बहुत बड़ी ये, अगर ये जो गाइडलाइन, जो रिवाइज गाइडलाइंस को हम बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें 3-4 जो है बहुत अहम बात है। तो सबसे अहम बात है कि किसी भी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत हॉस्पिटल्स में देखा है, खासतौर से दिल्ली NCR या उसके आसपास की भी बहुत से हॉस्पिटल्स में देखा है, सरकारी कहें या प्राइवेट कहें, कि जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल्स अगर वो हैं, डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, तो वो मांगते हैं कि आपके पास कोविड रिपोर्ट है कि नहीं, और अगर नॉन कोविड हॉस्पिटल है तो भी वो मांगते हैं कि आपके पास कोविड की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं। तो एक तरह से इस पे पूरा विराम लगा दिया इस पूरे कंट्रोवर्सी पे, और इससे बहुत सारे ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा। कि आपको याद होगा कि अभी इस वक्त
ऐसे भी कुछ ट्रेस आ रहे हैं कि कभी कभार जो RT-PCR टेस्ट कहिए या दूसरे टेस्ट में वो जो डिटेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहला जो इसका पॉइंट है वो एक बहुत बड़ा कारगर हथियार साबित हो सकता है। जो पेशेंट खासतौर से जो एल्डरली या कोई ऐसे पेशेंट है जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं आई है लेकिन उनको दिक्कतें ज्यादा आ रही है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन, उनको बेड पाने में जो दिक्कत होती थी उसमें ये बहुत बड़ा ये काम आएगा। जो दूसरी और अहम चीज है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा अश्विनी जी कि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरफ उसको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा एडमिशन को लेके। वो एक और चाहे वो एक सिटी में रहते हैं या किसी दूसरे सिटी में, क्योंकि पता है दिल्ली और एनसीआर की अगर मैं एग्जांपल दूं तो दिल्ली से सटे जैसे नोएडा कहें, गुड़गांव कहें या गाजियाबाद कहें, ये दूसरे सिटीज में आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह उनको सुविधा मिल रही है तो वहां पे उनको वो उपचार मिलना चाहिए, उनको वो हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहीं किसी जगह पे किसी हॉस्पिटल में बोला गया कि आपको यहाँ पे एडमिशन इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपका यहाँ पे क्या कहते हैं डोमिसाइल स्टेटस नहीं है, आपका यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पे आपका रहने का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो वो अब एकदम उस पर विराम लगा दिया गया क्योंकि एक भारत है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भारत एक कंट्री है, एक भारत है। तो कहीं पे भी लोग हो, कहीं से भी लोग आए, उनको बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे है। जो तीसरी और एक इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे बात हो रही कि किसी भी एडमिशन प्रोसेस में चाहे वो बेड्स हो नहीं हो, उसकी जो पॉलिसी है, डिस्चार्ज पॉलिसी है, उसके हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होगा और उसको डिस्चार्ज भी स्ट्रिक्ट डिस्चार्ज जो पॉलिसी की गई है उसके अंतर्गत होगा। और जो कैटेगराइजेशन है कि सीवियर पेशेंट है, माइल्ड पेशेंट है, मॉडरेट पेशेंट है, उसका जो एक कैटेगराइजेशन है ऑलरेडी इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आए हैं। तो उसके पूरे कैटेगराइजेशन के बिना पे ही इसको रखा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने की बात की जा रही है कि जिस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है, हम बात करते हैं कि पेशेंट सेंट्रिक होना जरूरी है कि पेशेंट की दिक्कतें क्या है। Yes, Tapas, just wanted to know if after this particular set of new policy that has been given out by the central government, if still somebody faces some difficulty in getting admissions to any sort of a COVID health facility, what can that person do? Well, the point is very simple that as of now, this particular Gautam, this particular policy will come into effect in a short while. This is the policy. Yes, 3 more days, I believe. Yeah. So within 3 days, the nitty-gritties of the whole policy will have to be chalked out by the union territories as well as by the states. So and also this you have to keep in mind this the guidelines that has been issued on 7th of April regarding the infrastructure and getting them admission. So all that also has to be put into perspective by all the states and union territories, and they have to come out with the full-fledged guidelines. And also was one point place where if an hospital do not give an admission or refuse to give an admission on the basis of all the points that we have already just mentioned, their strict action will be taken against them on the basis of these particular guidelines, on the basis of this particular point that we have been talking about, Gautam. Right. तापस, ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार भी ये सुनिश्चित करे जल्द से जल्द, कम से कम 3 दिन के अंदर, कि ये यूनिफॉर्मिटी पूरे देश भर में हो, जो कि राज्यों को भी यही गाइडलाइंस लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करनी होगी। बिल्कुल। लेटर ऑफ स्पीड की बात करें, कुछ जगह पे आप ये जो गाइडलाइंस है इसमें कुछ जगहों पे जो उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, एग्जीक्यूशन की बात होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग दिक्कतें होती है, हर यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इसका जो मेन खाका है, जो हमने बात की है, जो 4 मेजर पॉइंट्स की बात की है कि पेशेंट की जो सुविधाएं हैं, पेशेंट की जो बातें हैं, उनको सामने रख के कोई भी कदम लिया जाए, वो सबसे सर्वोपरि है। और वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस में उभर के आता है। और अगर हम बात करें कि अगर इस दौरान, ये जो पर्टिकुलर जो समय है, इस दौरान अगर किसी को पेशेंट को एडमिशन करना है तो उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है पेशेंट्स को या पेशेंट एक स्टेट दूसरे स्टेट में उनको एडमिशन होती है। खासतौर से आप
आप जानते हैं अश्विनी जी, आप जानते हैं कि अगर आप किसी दूसरे जैसे एनसीआर में रहते हैं और अगर आपको दिल्ली में एडमिशन चाहिए, या दिल्ली में रहते हैं और अगर दूसरे आपको स्टेट में एडमिशन चाहिए, गुड़गांव कहिए, नोएडा कहिए, गाजियाबाद कहिए, Yes. तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आती। तो एक तरह से ये सारी जो दिक्कतें हैं उन पे ये पूर्ण विराम लगाने की बात कही है, एज अ फुल स्टॉप in all the controversy that has happened or that can happen, that can create any problem for any of the people who are struggling with the COVID-19 crisis of the patients. And the categorization of the mild, severe, and moderate has also been done in a manner that will help in this particular Okay. particular protocol. Okay, let's bring in our experts as well. Dr. Navneet Vig, if I could ask you in terms of these revised, fresh guidelines, this policy that has been put out by the Union Health Ministry, to what extent do you feel this will sort out issues related to seeking treatment and admissions for COVID patients, you know, where we have seen scenarios where people have got tests done but the report hasn't come out, or the test has turned out to be negative, but they have all the symptoms of COVID-19? So, what is the current scenario? The current scenario is stay at home and stay local. What this will do is this will ensure that patients are taken care in their local areas. Even if they have gone out, they will be taken care of. No patient will be refused care. But if they are in local areas, they will go to their local area. If it is a care center where mild patient need isolation, whether it is in a village, whether it is in a sub-district or in a district, they will form one suspect area where the patient can isolate themselves. Their report has not come. Once their report has come, then they can be in that care center, but then they will come from suspect area to the COVID positive area. So this suspect area, which has been classified for, and it is mandatory for each hospital to have a suspect area, because it is very important. You know, there are patients who get positive and then for first 3, 4, 5 days, they will not have much symptoms. But if they need to isolate in a care center, then they need to be isolated in a suspect area because currently they are not positive. And sometimes patient gets sick or they report late and their test report is even negative. So even if their test report is negative, then they go to the suspect area, then their test is repeated after 24 hours. And then if it comes negative or positive, if it is positive, then they go to the positive area. But if it is still negative, they are again retested after 1 or 2 days. But they have classical symptoms of COVID. So if they have classical symptoms of COVID, then they have to be managed as COVID. So we have been working on this for the syndromic approach of COVID management. So this will also help in the syndromic approach to COVID management, where your RT-PCR is negative, but patient has classical symptoms of COVID and patient is moderately sick, then he is managed on those lines. So these are very important directions in being patient-centric. What is everybody's role today? Patient-centric. That we have to understand what patient is suffering and we take care of their needs. So this government order of no patient will be refused, and then there will be suspect areas in all care centers, all dedicated hospitals or health facilities. So this is a very important step. It was already happening in many places, but now suspect area is must. So this will give a lot of boost to the Yes, patient's it will have confidence. to be uniform. Patient's panic will also reduce, and then they are in suspect area, and tomorrow their test can be repeated after 24 hours, because sometimes test can be negative also. जी डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये नई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है अपडेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए, इसमें साफ तरीके से कहा गया है कि रिपोर्ट का इंतज़ार ना किया जाए, रिपोर्ट मांगने के बाद या रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के बाद ही भर्ती करने जैसी प्रक्रिया को टाला जाए, या फिर आइडेंटिटी कार्ड या किसी तरीके का लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस आधार पर डिनाई ना किया जाए, और किसी तरीके का कोई भी मेडिकेशन किसी भी ज़रूरी पेशेंट को डिनाइल कहीं किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता, और बेड्स का एडमिशन वो नीड के आधार पर। कितना महत्वपूर्ण मानती हैं इस पेंडेमिक की इस स्टेज पर, तब जबकि बहुत सारी स्थितियों में कहीं पे भर्ती की समस्या है, कहीं पे इलाज की समस्या है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग के सुनने में बार बार आ रहा है
अखबारों में भी, न्यूज़ में भी और अपने जाने पहचाने लोगों के में भी कि कई लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। एक बार सैचुरेशन कम हो जाती है तब पेशेंट बेड ढूंढ रहे हैं। कोविन ऐप काफी हद तक हेल्प कर रहा है, लेकिन कई बार उसमें ग्लिचेस होने की वजह से एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रही है, तो लोग जाते हैं एक हॉस्पिटल, पता चलता है वहां वेकेंट बेड नहीं है, दूसरी जगह जाते हैं। सेकेंड, आजकल जैसे पाया गया है और इस वेव में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को कोविड के सिम्टम्स हैं, सारे सिम्टम्स हैं। कई बार सीटी स्कैन भी जिनका लिया गया है तो वो सजेस्टिव है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। तो ऐसे पेशेंट्स का भी इलाज बिल्कुल होना चाहिए। अभी तक ऐसा पाया गया था कि कुछ हॉस्पिटल्स जहां नेगेटिव रिपोर्ट होने की वजह से मना कर रहे थे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि इस गाइडलाइन के हिसाब से अब इन सब पेशेंट्स को हमको एडमिट करना होगा। जो जी। कॉन्सेप्ट बनाया था ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, वो रहना चाहिए। ग्रीन जोन जिसमें पेशेंट को कोई चांस नहीं है कोविड होने का, जिसमें हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और नेगेटिव है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आए हैं, आजकल हम लोग सबका एडमिटेड पेशेंट्स का कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे पेशेंट को जो भी सिम्टम हो, क्योंकि कोविड जैसा पाया गया है कि उनकी बहुत वेरिड सिम्टोमेटोलॉजी है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद उनको रेड जोन या ग्रीन जोन में शिफ्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हम सारी बोलते हैं, जिनमें ब्रेथलेसनेस है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, हमको लगता है कोविड है, उनमें जैसा कि अभी डॉक्टर विक ने भी बोला कि एक रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद हम लोग उनको ऑरेंज जोन या एक अलग वार्ड बनाया हुआ, सारी वार्ड, जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव पेशेंट्स रख रहे हैं हम लोग हमारे अस्पताल में, उनका टेस्ट हम रिपीट करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि कई बार रिपीट टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बेसिस पर फिर उनको रेड या ग्रीन जोन में शिफ्ट कर देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड, ऐसा भी सुनने में आया था कि कुछ अलग अन्य राज्यों के पेशेंट्स को फुल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या बिस्तर नहीं मिल रहा है जब शॉर्टेज होए, तो उनको या आधार कार्ड मांग रहे हैं या आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं। तो पेशेंट है, चाहे जहां का भी हो, हम जी। सब भारतवासी हैं। तो ये चीज जो इस गाइडलाइंस में रिमूव कर दी है, नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो जी, मैडम। डेफिनेटली सब पेशेंट्स को हेल्प हाँ। करे। मैम, हम आपसे जारी रखेंगे। एक हमारे दर्शक शशि पांडे जुड़ चुके हैं भोपाल से। शशि पांडे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं पॉजिटिव आए थे 10 अप्रैल को, और उसके बाद हमने पूरा ट्रीटमेंट भी किया, और 10 अप्रैल को डी डायमर 273 था और सीटी स्कोर था 3 to 4 आउट ऑफ 40। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट 5 दिन का किया, फिर उसके बाद और आगे ट्रीटमेंट 22 तारीख तक किया। फिर 28/4 को सीआरपी 8.6 आया, डी डायमर 258 आया, IL 6.8 आया, और सीटी वही आया 3-4 आउट ऑफ 40, 5 to 10%। अभी हमने 7 तारीख को RT-PCR कराया तो वो पॉजिटिव आया, 24 रीडिंग आई। तो हम क्या समझें? डॉक्टर नवनीत जी। देखिए, आपको अभी तकलीफ क्या है वो सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट। तकलीफ कुछ नहीं है। अगर आपको अभी कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, और कोई भी अगर आपको तकलीफ नहीं है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। बार बार टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप इस टाइम नेगेटिव हैं, और ये डेड वायरस है, और डेड वायरस कभी कभी देर तक पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स ठीक हैं, और मैं तो कह रहा हूँ आपको ये टेस्ट कराने नहीं चाहिए थे दोबारा। अगर आपको एक बार कोविड हो गया और 10 दिन तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप ठीक हो गए 22 तारीख तक, उसके बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं थी। अगर बुखार होता है, थोड़ी खांसी होती है, तब कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो उसमें भी सिर्फ इम्पोर्टेंट टेस्ट सीआरपी है। बाकी सभी टेस्ट के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। बार बार सीटी स्कैन भी नहीं कराना चाहिए। सीटी स्कैन तो तभी कराना होता है जब बीमारी बढ़ रही होती है, सांस लड़ रहा होता है, और दवाई देने के बाद हम ठीक नहीं हो रहे होते हैं, उसके बाद। तो हमें हर चीज़ को धीरे धीरे करना होता है, स्टेप वाइज करना होता है। मेरे हिसाब से जो आपसे बात करके मुझे लगा
कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप इस वायरस को भूल जाइए, ये नॉन इन्फेक्शियस वायरस है। वायरस की अगर मुझे आज इन्फेक्शन होता है तो 95% पेशेंट्स में 8 दिन में वायरस मर जाती है और 99 पेशेंट्स में 10 दिन में। आपको तो 10 अप्रैल से आज कम से कम 27 दिन हो गए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ठीक हैं, अभी आपको कोविड नहीं है, आप स्वस्थ हो चुके हैं। बेफिक्र रहिए शशि जी, और बार बार ये जांच वाली स्थिति न करें। वो डेड वायरस पड़ा रहता है, वो रिपोर्ट्स में आपके आता रहता है। कोई दिक्कत अगर होती है तो डॉक्टरों से संपर्क करें। कोई और परेशानी हो सकती है, कोविड एकदम आपको नहीं, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं। हमारे दर्शक हैं रतनलाल दास, फेसबुक पर सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 70 साल का हूं और मैंने 20 दिन पहले तक कोविशील्ड की दोनों डोजेज ले ली हैं। मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाना चाहता हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है, क्या मैं जा सकता हूँ? मतलब ये सब सवाल डॉक्टर साहब ऐसे आ रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि एयरबॉर्न है या बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे भी लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, क्या आप कहेंगी डॉक्टर अपर्णा जी? जी, अगर आपको जाना जरूरी है अपने रिश्तेदार का ख्याल करने के लिए, तो आपको सेकेंड डोज के बाद में 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं तो आप रिलेटिवली प्रोटेक्टेड हैं, और अगर आपको इन्फेक्शन होए भी तो सिवियर होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो आप जा सकते हैं। फेस शील्ड पहनिए, मास्क पहनिए और प्रॉपर अपने सारे प्रिकॉशंस बरतिए। अगर अपनी गाड़ी में अलग जा सकते हैं तो वो ट्रैवल करिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बहुत जरूरी है तो सारे एहतियात बरतने होंगे। कितनी दूर हैं वो आपको मालूम होगा कि रिश्तेदार कितनी दूर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सारा का सारा फुल वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मेंटेन करना है, वो चीज एकदम जरूरी है। जहां तक वैक्सीनेशन से आपके प्रोटेक्शन की सवाल है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन अगर होए तो वो माइल्ड होगा, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और सिवियरिटी नहीं होती है। All right, we have another caller on the phone line with us, Anuj Vyas. He's joining us from Bhilwara in Rajasthan. Go ahead, Anuj. You can ask your question. सर नमस्कार, मनोज व्यास बोल रहा हूँ। सर मैं फादर 76 ईयर ओल्ड है और उनको डिमेंशिया है और सिर में उनके 35 क्लॉट्स है। क्या मैं उनको वैक्सीन लगवा सकता हूँ? Dr. Wig, would you like to respond to that? हाँ जी, आप उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। उनको सिर्फ आप ये इंश्योर करिए कि हाइड्रेशन उनकी ठीक रहे, और क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर आप पानी की मात्रा पूरी रखेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जैसे मैडम ने भी अभी बताया कि ये इन्फेक्शन को रोकता है और बीमारी की सिवियरिटी को भी रोकता है, तो हमें अपने बुजुर्गों को, अपने एल्डरली को और अपनी जनता सबको बचा के रखना है। तो वैक्सीन आपका एक कवच है, आप इस कवच का जरूर इस्तेमाल कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है जी। Okay. We have some more questions coming in on Facebook again. Dr. Aparna Agarwal. Sujata Jaiswal is asking a pertinent question because for vaccination things have been changed slightly, and she wants to know that those who have already registered for vaccination on Arogya Setu app, how can they get the 4-digit code which has now become mandatory to be entered so that wrong entries don't happen for recipients? Okay, and actually I think it should come. There is a little shortage of vaccines in some places, so because of that the app has not been fully functional for between 18 to 45 years, healthy people between 18 to 45 years and others. So it may come once they start vaccinating. But if there is a glitch, they can try re-registering and then get their number. Or go to a vaccination center and then they can seek help from there. जी, डॉक्टर नवनीत जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक हैं आशीष टंडन कह रहे हैं कि 25 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और अब मैं निगेटिव हूं, लेकिन मुझे जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द है और आँखों के चारों तरफ जो है काफ़ी खिंचावट है। क्या ये कोविड के कारण है या फिर ऐसी स्थिति में हम क्या उपचार करें? डॉक्टर नवनीत जी। देखिए, कोविड एक वायरल इलनेस है। अभी आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन वायरल इलनेस के बाद एक तकलीफ होती, किसी भी वायरल इलनेस के बाद कोई तकलीफ होती है, उसको हम कहते हैं पोस्ट वायरल इलनेस, पोस्ट वायरल फटीग, पोस्ट वायरल सिंड्रोम।
तो ये थोड़ा सा एक बॉडी में मिनिमल प्रकार के, जैसे विटामिन्स की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, बी कॉम्प्लेक्स की थोड़ी कमी हो गई, तो पोस्ट वायरल फटीग इन चीज़ों को लेने से ठीक हो जाता है। अभी कोई ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं है, इसके लिए आप अपनी पैरासीटामोल की गोली अगर दिन में 2 बार खा लेंगे 2-3 दिन के लिए, तो आपकी आंखों में दर्द और ये सब फटीग सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी, फिर मैं कह रहा हूँ, पानी की मात्रा पूरी कीजिए और अपना हल्का स्वस्थ घर का बना हुआ स्वच्छ खाना खाइए, तो आप ठीक रहेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये कभी कभी फटीग होता है, 2 हफ्ते तक रहता है, 3 हफ्ते तक रहता है और फिर सडनली ठीक हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। इसको एक मेरी रिक्वेस्ट है, इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट कीजिए, पर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। स्पेशली बीमारी के 3 फेज हैं, 1 से 5, 6 से 10 और 10 से 15, 11 से 15। तो 6 और 10 के बीच में ही सारा खेल है। उसमें अगर आपने उसको ठीक ठाक निकाल दिया तो आप बाद में बिल्कुल ठीक रहेंगे। और ये जो थोड़ा सा फटीग आपने बताया, ये आपका ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। आप पैरासीटामोल की गोली दिन में 2 बार खाइए 3 दिन के लिए और आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, हमारे साथ फोन लाइन पे वी हैव मंजीत पालकर। डॉक्टर, या गो अहेड, मंजीत पालकर कॉलिंग अस फ्रॉम अमृतसर, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मेरे को 28 नवंबर को कोरोना हुआ था, 23 दिसंबर को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी, मगर अभी तक 4 महीने हो गए मेरे को लेग क्रैम्प चल रहे हैं। तो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, वो मेरा 171.8 आया। शुड आई गो फॉर वैक्सीनेशन? आई एम फिट फॉर वैक्सीनेशन? डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, could you respond please? Yes, actually you can wait for some time also. As per the guidelines, 2 months after you have recovered from COVID, you are fit to take vaccination. But because your antibody levels are still quite high, you can wait for some time. ओके, थैंक यू। तो मेरी ये लेग क्रैम्प्स कैसे ठीक होंगी? 4 महीने हो गए अभी मेरे को लेग क्रैम्प्स नहीं ठीक हो रहे। मैंने विटामिन B1, 6, 12 के 10 इंजेक्शन ले लिए, विटामिन डी ले रही हूँ लगातार, विटामिन सी 1000 मिलीग्राम ले रही हूँ, प्लस वो मैं जिंक ले रही हूँ 50 मिलीग्राम। इतने सारे विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्राई 1 at a time and see what helps you. विटामिन ई नहीं ट्राई किया है तो वो ट्राई कर सकते हैं। सोडियम की कमी है कि नहीं है, वो ट्राई कर लीजिए। विटामिन ई 800 मिलीग्राम मेरे को 2 महीने उन्होंने खिला दिया इवियन कैप्सूल, मगर मेरे क्रैम्प्स नहीं जा रहे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो देख लेंगे कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैल्शियम भी टेस्ट हो गया है? नहीं, कैल्शियम नहीं टेस्ट हुआ, विटामिन डी का करवाया था। टेस्ट करवा लीजिए कैल्शियम भी, उसका देख लीजिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा विटामिन बहुत लंबे टाइम के लिए खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और बाकी स्वस्थ है तो एक्स्ट्रा विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं मंजीत पाल कौर जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। You've got the response that you wanted, and if you know the solutions that you're trying and the ones that have been advised by Dr. Agarwal, they still don't work, then you perhaps need to go in for further investigation in consultation with your treating physician. जी, डॉक्टर नवनीत विक जी, आपसे जानना चाहेंगे, विनय विक्रम सिंह हैं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि लगभग 5-6 दिन तक उनको लगातार बुखार रहा, RT-PCR उन्होंने नहीं कराया था, लेकिन 7 दिन तक बुखार रहने के बाद अब उनका RT-PCR जब उन्होंने कराया तो पॉजिटिव आया है, और डॉक्टर्स ने 7वें दिन ही जो न्यूकार्ट, इकोस्प्रिन और एस्प्रिन ये दवाएं दी हैं, न्यूकार्ट मिथाइल प्रेडनिसोलोन वही स्टेरॉइड जैसा है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये ठीक है? अब तो खैर उनका RT-PCR पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन क्या HRCT कराएं, एक्सरे कराएं क्या, और उनको क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए? तो अभी इनको तकलीफ, तो बुखार ठीक हो गया इनका, अभी बुखार इनका ठीक हो गया है और इनका आज 8वां दिन है। नहीं, बुखार नहीं, बुखार लगातार है डॉक्टर साहब, बुखार लगातार है, 93 के आसपास SpO2 है। तो बुखार आ रहा है तो बिल्कुल ठीक दवाई उनको दी है मेरे हिसाब से। सिर्फ इनको थोड़ा स्टेरॉइड्स की जरूरत है, और वो अगर लेंगे अप्रोप्रिएट मात्रा में तो वो ठीक हो जाएंगे। और बाकी इकोस्प्रिन हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं। अपनी हाइड्रेशन ठीक रखिए और अपना प्रेडनिसोलोन की जो गोली इनको दी गई है
वो अपना 5 दिन ले लीजिए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। अभी कोई सीटी, बिकॉज सांस नहीं चढ़ रहा, कोई खांसी नहीं है, सिर्फ बुखार ही है। जब सिर्फ बुखार है और आपको अब दवाई शुरू कर दी गई है तो आप इसको 5 दिन ले लीजिए, तो आप ठीक रहेंगे। और आपको एक्सरे भी कराने की जरूरत नहीं है, सीटी भी कराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लिनिकली इलाज आपका, जब दवाई शुरू हो गई है तो 5 दिन लेके इसको बंद कर दीजिए, आपको आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी। जी, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शिव कुमार हरियाणा के जिंद से। शिव कुमार, आप अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरी मिसेज की उम्र 58 साल है। उसके काफी सालों से जो प्लेटलेट हैं करीबन 65,000 70,000 रखते हैं, तो उस पोजीशन में क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? टीके की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, वैक्सीन। अच्छा, डॉक्टर अग्रवाल, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन उनका प्लेटलेट्स मॉनिटर कर सकते हैं उसके बाद में। प्लेटलेट तो परमानेंट कम रहती है मैडम जी। 65 से 70,000 के आसपास कंटिन्यूअस रहती मैम। हाँ, परमानेंट रहती है। हाँ, वो ठीक है। मैं कह रही हूँ उसके बाद में मॉनिटर कर सकते हैं कि प्लेटलेट्स फॉल तो नहीं हो रहे हैं। बाकी अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लगवा सकते हैं वैक्सीन। उम्मीद करते हैं परमानेंट कम रहते हैं मैडम जी, परमानेंट सालों से मैंने सारे टेस्ट करा लिए, बोन मैरो वगैरह के, कोई रिजल्ट नहीं आए। हाँ, तो परमानेंट कम रहते हैं तो उसका वैक्सीन से कोई ये नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं तो है। आप लगवा लीजिए, लेकिन उसके बाद में आप प्लेटलेट इनकी जांच करवा लेंगे, या कहीं अगर आपको रैश वगैरह लगे या कुछ लगे तो डेफिनेटली कंसल्ट कर लीजिएगा डॉक्टर को। जी, थैंक यू जी। जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े शिव कुमार जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आशीष Ganjus has an interesting query. He's saying that he's just 23 years old, Dr. Wig, and he's saying that from yesterday he's been feeling pain in his rib and diaphragm area while breathing in and out, but when he takes meals then that pain is not there. So is this related to COVID-19? Is he okay? Because otherwise he has no other problem. So currently, I would say the type of circumstances we are dealing with is unlike COVID, but he should get tested, because currently asymptomatic people are also there, and there are some vague complaints. I don't think he has COVID, but if there is a little bit of doubt, he should get himself tested so that he can isolate himself and don't spread this disease to others. Otherwise, if I am asymptomatic and I have got some vague symptoms, then it is preferable, because whole family is getting affected. So my request to him is to please get yourself tested so that there is no iota of doubt in his mind and he can protect his family. Otherwise, we are repenting these days that I have caused infection in my whole family. So we have to be very, very careful कि मैं अपने घर में किसी को भी इन्फेक्शन ना दे दूं, मैं इतनी प्रोटेक्शन रखूं अपनी कि मैं किसी को इन्फेक्शन ना दे दूं, नहीं तो मेरे मन में गिल्ट रहेगा हमेशा। मुझे उस गिल्ट से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने का एक ही इलाज है कि मैं कभी भी किसी को इन्फेक्शन ना दूं और ना होने दूं। जी, डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी, हमारे दर्शक हैं सुनील कुमार, वो कह रहे हैं कि मैं कोरोना से रिकवर हुआ हूं, लेकिन मेरा पल्स रेट 140 रहता है। तकरीबन 30 दिन से ये स्थिति बनी हुई है, मुझे नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहता हूँ। वो सलाह चाहते हैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी। हाँ जी, आपको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। कोविड हार्ट को अफेक्ट कर सकता है कुछ पेशेंट्स में, तो एक बार आपको जांच करवा लेनी चाहिए। पहले आपकी पल्स रेट नॉर्मल थी एकदम? फेसबुक पे सवाल है मैम, वो सुन नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, ओके। अगर पहले नॉर्मल थी और अभी 140 ही रह रही है तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हार्ट के ऊपर में कोई इफेक्ट हुआ हो। जी, डॉक्टर नवनीत विक जी, एक चीज़ और इसी से रिलेटेड हम देखना चाहेंगे कि ठीक हो जाने के बाद भी गौतम, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं या ऐसे बहुत सारे नोन फिगर्स भी हैं जिनको एकाएक ऐसे हार्ट अटैक हो गया, रिकवर होने के 5-6 दिन बाद, विद इन अ वीक। तो लोग ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर क्या ठीक होने के बाद भी क्या कुछ जरूरी जांचें होनी चाहिए? डॉक्टर नवनीत जी। देखिए, मैं इस भय को खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप ठीक हो गए हैं और आपकी माइल्ड और मॉडरेट डिजीज थी तो आप ठीक रहेंगे। हमने पोस्टमार्टम बायोप्सीज करके
देखा, हार्ट ठीक रहता है, लंग आपका लिवर ठीक रहता है, किडनी में थोड़ा सा इफेक्ट होता है सिवियर पेशेंट्स में, पर वो भी रिकवर कर जाता है जब हम देखते हैं, लेकिन लंग्स में सबसे ज्यादा डैमेज होता है। तो जो हमें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है वो जिनको ज्यादा बीमारी होती है, जिनको कम बीमारी है और जिनको मॉडरेट है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, पहले से ही हार्ट की डिजीज है, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। और हमें धीरे 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 करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मैं ये नहीं कि कल मैं साइकिलिंग करने चला जाऊं, कल मैं लंबी वॉक पे चला जाऊं, मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एवरी वीक धीरे धीरे बढ़ के आगे बढ़ना है। तो उसमें और बाकी जो मेरी बीमारियां हैं, जैसे मुझे डायबिटीज है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मुझे दवाइयों को ऑप्टिमाइज करके पूरा रखना है। पर हमें ये मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हम कोविड के कारण ये सब हो रहा है। ये बीमारियां वैसे भी हैं भाई, हार्ट अटैक तो वैसे भी होता है, स्ट्रोक वैसे भी होता है, लेकिन जब ऐसे मरीज बीमार होते हैं तो हम उनको ऐसी दवाइयां देते हैं कि ये बीमारियां ना हो, ताकि थ्रोम्बोसिस भी ना हो। और हमें तो ऑटोप्सी में मिला भी नहीं है थ्रोम्बोसिस। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, जो हम इतना कह रहे हैं कि उसके लिए हम एंटीकोगुलेशन देते हैं ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो। मुझे लगता है हमारा नेशनल जो प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का है, सबको उसको फॉलो करना चाहिए। वो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के बाद जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का डर सबके मन में रहता है, किसी को भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं होता है, बहुत मिनिमल। मतलब अगर हमने 100 पेशेंट देखे होंगे तो 2 को मिनिमल मिला है, मैसिव तो कहीं भी नहीं मिला है। तो ये हमें, पर फिर भी हमें प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी। हम एकदम अपने आप को नॉर्मल नहीं डिक्लेयर कर सकते। हमें धीरे धीरे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में अपनी चेस्ट की रिहेबिलिटेशन करनी है, अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। जी डॉक्टर साहब। ख्याल रखना। Okay, we have another person calling on the phone line. He's joined us from Jaipur. Mahesh Khandelwal, please go ahead, ask your question. हाँ महेश जी, अपना सवाल करिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। ये है कि मैंने कोविशील्ड ली थी डोज 3 अप्रैल को, फर्स्ट डोज। उसके बाद में मेरे को फीवर आया। फीवर के बाद में मेरे को कोविड भी हो गया और मैंने एडमिट तो कराया हॉस्पिटल से। उसके बाद में ठीक हो गया। अब मैं कोविशील्ड लगाऊं तो कब तो लगानी चाहिए मेरे को, कौन सी डोज लगेगी? पहली डोज वापस से लगेगी या नहीं? Dr. Agarwal, would you like to respond if you heard that question? हाँ, मेरे को पूरा नहीं समझ में आया। आपने 2 अप्रैल को फर्स्ट डोज लगी थी कोविशील्ड की? हाँ, कोविशील्ड फर्स्ट डोज ली। हाँ जी, तो सेकेंड डोज आप 6 से 8 हफ्ते के गैप में सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। नहीं, सेकेंड डोज लगा देते हैं, लेकिन मेरे को वो फर्स्ट डोज के बाद में फीवर आ गया और फीवर से मेरे को कोरोना भी हो गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। मैंने मेरे ये आई है आरसीटी रिपोर्ट आई थी, उसमें 12 आउट ऑफ 25 स्कोर था। उसके बाद में एडमिट हुआ। आप जब रिकवर कर गए, आपके जो टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके 17 दिन के बाद से आप 2 महीने का गैप ले लीजिए। उसके बाद आप अपना 1 डोज और लगवा लेंगे तो बहुत है। चलिए, let's hope that answers your question. एक और सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, नवनीत विक जी से। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में किस समय डायलेमा चल रहा है कि कोविड फैला हुआ है और बहुत सारे नोन उनके आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि वो वैक्सीन लेने जाते हैं और अगले 2-3 दिन में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सोसाइटी में दिख रहे हैं। वो ये मान के चलते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम फिर पॉजिटिव हो गए, जो कि हो सकता है एक्सपोजर की वजह से रहा हो। ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देंगे ऐसे लोग जो कि सेकेंड डोज के लिए जिनका ड्यू है, या फिर ऐसे लोग जिनको फर्स्ट डोज भी लेना है? वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाना, ये कोइंसिडेंस है या इससे रिलेटेड कोई चीज़ है? लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर बड़ा भ्रम है। नवनीत विक जी। देखिए, कंट्री में 4 लाख हर रोज मरीज हो रहे हैं। अब हमें अस्पतालों पे बहुत प्रेशर है। प्रेशर कैसे रुकेगा? जब हम अपने नंबर्स को कम करेंगे। नंबर्स को कम कैसे करेंगे? जब हमारे चारों तरफ सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और हमें लगानी पड़ रही हैं। कोई चाहता नहीं था कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगें, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं क्योंकि सभी को, हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना है। वैक्सीन का असर कब आता है? वैक्सीन का असर 2 महीने के बाद आएगा।
वैक्सीन मैं आज लगवाऊंगा, दूसरी वैक्सीन 2 महीने बाद लगवाऊंगा, तो उसके भी आप एक मतलब 2-2.5 महीने के बाद वैक्सीन का असर आना शुरू करेगा, वो भी मुझे 100% प्रोटेक्शन तो नहीं है। तो 100% प्रोटेक्शन क्या है? मतलब मैं किसी और को बीमारी ना दूं, मैं कैसे ना दूं? मास्क लगा के नहीं मतलब बीमारी दूंगा। अब मास्क पहनिए, किसी ने नहीं पहना तो उसके साथ जबरदस्ती कीजिए और उसको मास्क पहनाइए। नहीं डॉक्टर साहब, दर्शकों के लिए सरल शब्दों में हम अगर ये कहें तो वो ये मान के चले कि वैक्सीन लगवाते ही आप एकदम ठीक नहीं हो गए। पहला डोज, उसके 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज, फिर उसके तकरीबन कम से कम 15-20 दिन बाद एंटीबॉडी बनना, ये आप कह रहे हैं। इस बीच सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें और इसके बाद भी फॉलो करें क्योंकि पेंडेमिक इस समय चल रहा है। मैंने जान के इसको घुमा के जवाब दिया है। उसका सिंपल जवाब है मास्क, मास्क और मास्क। इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करे, कभी भी मत करे। हमें नंबर्स को घटाना है, हमें ये लड़ाई लड़नी है, देश को बचाना है। मास्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, वैक्सीन 2 महीने असर करेगी। Okay, we have some more questions related to vaccination. Saurav Agarwal is asking Dr. Agarwal, क्या वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाने से एंटीबॉडीज थोड़ी बहुत डेवलप होती हैं? He's asking if the one dose itself leads to the development of some antibodies, and whether the first dose, after the first dose, if a person is if an asymptomatic person comes into contact with him, what would happen? Will those antibodies protect him? Yes, after first dose also some percentage antibody formation is there. So definitely he is better off than a person who is not vaccinated at all. But for full protection, we say we should give at least 2 to 3 weeks after the second dose. But full protection does not mean that the person cannot get COVID. He can get infection, he can transmit it to others. Full protection, by full protection we mean that he is unlikely to be hospitalized or to get severe COVID infection. जी, हमारे इसीलिए सब appropriate COVID appropriate behavior maintain करना है वैक्सीनेशन के बाद भी। जी, हमारे एक दर्शक रविंद्र मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं जम्मू से। रविंद्र, आप अपना सवाल पूछें। रविंद्र मेहरोत्रा जम्मू से, आप अपना सवाल पूछे रविंद्र जी। हाँ, ऐसा है कि मेरी मिसेज ने 26 को कोविडशील्ड की सेकंड डोज ली है। वो सीनियर सिटीजन है और 28 से उनको फीवर हो गया। 28 से फीवर होते उनको शाम को 99.5 फीवर चल रहा है, सबसे चल रहा है। क्रोसिन दिया, ठीक हो गया, शाम को फिर हो जाता है। फिर हमने उनको तो आइसोलेट कर दिया। उसके बाद उनका हमने कराया एंटीजन टेस्ट, रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आई हैं, लेकिन अभी भी उनको फीवर कंटिन्यू हो रहा है। तो अब उसके बाद उनको एंटीबायोटिक दिया जीफी 200। 3 दिन से वो जीफी 200 खा रहे हैं, बट मॉर्निंग में फीवर नहीं होता, आफ्टरनून में फीवर हो जाता है 99.5 और रात को फिर ठीक हो जाता है। अब क्या उनको आइसोलेशन में रखें या फर्दर आप क्या सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर विक, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अदर देन थायराइड? वैक्सीन की डोज 26 तारीख को ली, बुखार 28 तारीख से आया, तो 3 दिन और आज 8 दिन, 11 दिन हो गए। और कोई तो 11 दिन हो गए हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपने उनको जो दवाई दे रहे हैं वो ठीक है, एक सीआरपी का टेस्ट करा लीजिए और एक एक्सरे करवा लीजिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो ताकि आगे हम डिसाइड कर पाएँ। सीआरपी से हम बुखार इनको अभी भी आ रहा है, तो आप एक सीआरपी करा लीजिए, और अगर सीटी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो सीटी भी करा लीजिए। ये 2 चीज़ें आप करा लेंगे, और एक रिपीट टेस्ट भी बेशक करके करा लीजिए, बिकॉज हमें कंफर्म करना है। मैंने फिर बोला 6 से 10 दिन की खेल है, अभी ये 10वां दिन है इनका। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक पीसीआर टेस्ट करवाइए, एक सीटी स्कैन कराइए और एक सीआरपी टेस्ट कराइए, ताकि हम अगर हमें कुछ दवाई इस टाइम देनी पड़े उनको तो हम दे पाएं। ये तीनों चीज़ें हमें मदद करेंगी इनको दवाई देने में। जी, राइट। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. We have some more questions coming in on Facebook at the moment related to vaccination and allergies. Balbir Singh Rawat wants to know that he is allergic to levocetirizine and whether he can take the vaccine. And we have another
allergy related query that has come in, and this person wants to know if one is normally allergic to some edibles like chocolates and some nuts, can that person take the vaccine or not? Dr. Agarwal. Yes, he can take the vaccine. Only thing is that if he has ever had a very severe allergic reaction where he needed to be hospitalized or he needed to go to a hospital, then he has to be very careful. He must give that history in the center where he's going and preferably take vaccine in a hospital setting. Okay. डॉक्टर नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक दर्शक है सुनील सिंह, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी, उनकी उम्र 32 साल है, 21 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव हुई थी और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद मेडिसिन उन्होंने लिया, लेकिन अभी भी रिकवर होने के बाद बहुत खांसी आती है, वोमिटिंग होती है, काफ़ी वीकनेस है, क्या आप राय देंगे? नहीं, अभी देखिए खांसी थोड़ी परसिस्ट कर सकती है। 21 तारीख तो आज 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते होने वाले, तो मतलब खांसी थोड़ी परसिस्ट कर सकती है। और दूसरा, जब ये वॉमिटिंग भी बोल रहे हैं, तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। वो नहीं तो पैन डी करके एक गोली आती है, एक हर रोज खाली पेट दीजिए और साथ में एक ब्यूडीकॉट इनहेलर होता है, वो 2 पफ दिन में 4 बार ले लीजिए, 200 वाला, तो वो खांसी भी ठीक हो जाएगी और इनका वॉमिटिंग भी ठीक हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। पैन डी की गोली लीजिए और एक ब्यूडीकॉट इनहेलर लीजिए, 2 पफ दिन में 4 बार, तो वो ठीक हो जाएंगी। और अपने ऑब्वियसली अपने डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है। जी, शुक्रिया नवीद जी। हवा सिंह है जी झज्जर से, आप सवाल पूछ सकते हैं। हवा सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक भी हूँ और मेरे एंजियोग्राफी हुई थी 6 महीने पहले हार्ट की, और मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ कि नहीं? 60 साल एज है मेरी। Dr. Agarwal, would you like to let him know whether he can get vaccinated or not? Yes, बिल्कुल लगवा सकते हैं, बल्कि आपको लगवाना चाहिए। आपकी उम्र भी 60 साल है, साथ में डायबिटीज है और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको वैक्सीन बिल्कुल लगवाना चाहिए। डॉक्टर नवीद विक जी, एक सवाल और गौतम, बेहद कॉमन सा है, लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में आता है कि कोविशील्ड लगाने के बाद कोविन या कोविन लगाने के बाद कोविशील्ड, को लोगों के दिमाग में रहता है कि इसकी इफिकेसी कम ज़्यादा, क्या अगला डोज दूसरे वैक्सीन का भी लगा सकते हैं डॉक्टर विक? देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। अब आप साइंस के क्वेश्चन में घुसोगे तो मैं साइंस की बातें बताऊंगा। नहीं, बेहद सरल तरीके से, लोगों के दिमाग में खुराफात भी आ सकता है या क्वेरी भी आ सकती है या लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी भी आ सकती है। तो सरकार ने बोला है वही करना है। पहली वैक्सीन अगर कोवैक्सीन लगी है तो दूसरी भी कोवैक्सीन लगेगी, पहली कोविशील्ड लगी है तो दूसरी भी कोविशील्ड लगेगी। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, सभी वैक्सीन एक सब बराबर हैं। आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप ले लो। इस टाइम हमारा एम है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कवच है, इस कवच को लेना बहुत जरूरी है। ये आपको सीवियर बीमारी नहीं होने देगी। जो वैक्सीन है, चाहे बाहर वाली भी वैक्सीन है, मैं तो वो भी बोल रहा हूँ, जो भी वैक्सीन है सब बराबर हैं और अपना पहला शॉट ले लो, वो बहुत जरूरी है। All right, we have more questions related to vaccination. Abhinav Kishore is wanting to know if that his cousin sister got a liver transplant done in January 2020. So it's been a while, more than a year. He wants to know whether she should go for vaccination or not. Dr. Agarwal. Yes, she should go for vaccination, definitely. The only thing is that people who are immunosuppressed may have less response to the vaccine. So they may need a booster shot later. She should go for vaccination, as advised, 2 shots at an interval of 6 to 8 weeks. But I will recommend for her that she can get her antibody levels tested after 3 to 6 months. Okay, Rakesh Negi also wants to know that he's 41 years old and has been a diabetes patient for 10 years. Should he get vaccinated? Dr. Agarwal, if you could quickly answer that. Yes, definitely. He should get vaccinated. He should definitely get vaccinated because being a diabetic is more likely to develop severe COVID if he gets it. So he should get vaccinated. एक सृष्टि जागियासी है, वो करीब ग्रैंड मदर है, उनकी 74 साल, एडवांस स्टेज की ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको 4 बार सर्जरीज भी हो चुकी है। उनके वैक्सीनेशन के लिए आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर नवीद विक जी? मैं तो बोल रहा हूँ वैक्सीनेशन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ही नहीं है।
हर किसी को वैक्सीन लेनी है। और जो बीमार है या जो बुजुर्ग है उनको तो और ज्यादा लेना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुजुर्गों को तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, इनको तो ले लेनी चाहिए। अब सोचिए मत, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे लेना है, मुझे बचना है, वैक्सीन लेनी है, वैक्सीन सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलते चलते एक सवाल और पूछेंगे गौतम हम, कि लोगों के दिमाग में रहता है कि रेमडेसिविर बहुत ही बड़ी जीवन रक्षक दवा है, बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी हम जो है स्टेरॉइड ले लें। इस तरीके की जो पेशेंट प्रैक्टिस है, दिमाग उनका जिस तरीके से चलता है, नवीद विक जी और अपर्णा जी, आप दोनों बताएं कि इस तरीके की प्रैक्टिस, दिमाग माइंडसेट से लोग बचें, प्रॉपरली जो डॉक्टर कहते हैं वही फॉलो करें और इस तरीके की दवाओं के पीछे ना भागे। देखिए, पेशेंट को पेशेंट बनना चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। अभी कितने दर्शकों ने क्वेश्चन किए, उनको कोविड हुआ, रेमडेसिविर की बात किसने की? किसी ने रेमडेसिविर की बात नहीं की जी। किसी को लगे भी नहीं। That is definitely there. तो 95% को तो रेमडेसिविर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जी। सिर्फ अस्पताल के अंदर जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है और पहले 10 दिन के अंदर तभी मिलेगी, नहीं तो रेमडेसिविर नहीं मिलेगी और जरूरत भी नहीं है, वो रामबाण नहीं है। Dr. Beg, I wanted to ask you, if one is admitted because of COVID in a hospital and these antivirals or steroids or blood thinners are prescribed, how important is it to get a second opinion? Because second opinion भी आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है लेना, क्योंकि प्रेशर सब पे है, डॉक्टर्स पे भी है। देखिए, what I want to tell you is, मैं ये बताता हूँ कि स्टे लोकल। इस टाइम सभी डॉक्टर्स कंट्री में सुपर एक्सपर्ट बन गए हैं। इतने पूरे साल से कोविड का इलाज हो रहा है, सभी कोविड का इलाज कर रहे हैं, सभी कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का डॉक्टर हो, इतने ट्रीट कर रहे हैं, सभी एक्सपर्ट बन चुके हैं। अस्पताल के अंदर तो जो इलाज कर रहे हैं वो तो सुपर एक्सपर्ट्स हैं, उन पे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्टर पर प्रेशर नहीं बनाना है। आप प्रेशर बनाओगे तो फिर बहुत टेस्ट होंगे जिनकी जरूरत भी नहीं है, बहुत दवाइयां दी जाएंगी जिनकी जरूरत नहीं है, जो नुकसान कर सकती हैं। और उसमें टॉसिजुलामैब और रेमडेसिविर 2 दवाइयां हैं जो हमें, जिन पे डॉक्टर पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। That is a very important point that Dr. Beg is making, that no doctor wants to lose a patient, and if you put pressure on the doctor and try and suggest things, then the doctor will say, why not? Right, Dr. Beg, is that what you're saying? So please don't put pressure on your doctor. He knows. Please, so that is why I'm saying, सोचो समझो और बोलो। मुझे आपकी बात नहीं है, आपको मेरी बात नहीं। तो हम दोनों से बात करके, एम्पैथी करके, एक कॉमन फैसले पे आके एक निर्णय करके हमें आगे बढ़ना है। कई बार तो लोग डिमांड करते हैं मुझे रेमडेसिविर दो जी, मतलब बिल्कुल गलत है ये। और डॉक्टर साहब, जो थोड़ा सा लोग पैनिक हो के तेजी से अस्पताल की तरफ भर्ती के लिए बेड भी चाहते हैं, उनके लिए भी आप क्या कहेंगे कि भर्ती के लिए भी कोई दबाव न बनाया जाए, डॉक्टर के अपने ओपिनियन पे छोड़ दिया जाए कि कब किसको भर्ती किया जाना है? आज सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई, बहुत बढ़िया बनाई कि एडमिशन का क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि जो ठीक मरीज है वो अस्पताल के अंदर ना हो और डिस्चार्ज भी वो टाइम पे जल्दी हो जाए, तभी हम मरीजों को अंदर भर्ती कर पाएंगे। जी, तो समय हो चला है गौतम, तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहेंगे नवीद विक जी और डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी, आप दोनों विशेषज्ञों का। और हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि पूरी तरीके से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। अगर संक्रमित होते हैं तो डॉक्टर की सलाह को अक्षरशः उसको फॉलो करें, घबराएं ना। And as far as treatment protocol is concerned, do not put needless pressure on the doctor for admission or treatment. The doctor is the best person to decide, and normally in hospitals doctors also consult other doctors and then decide on what treatment they should be following. हाँ, तो जो उपचार डॉक्टर बताते हैं उसका अक्षरशः पालन करें, किसी तरीके का दबाव न बनाएं। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, जो सड़कों पे जा रहे हैं, मास्क जरूर लगाएं। हमने गौतम ने मास्क भी लगाया है, 2 गज की दूरी भी बनाई है, इसका पालन बेहद ज़रूरी है, संक्रमण के दौरान भी, बाहर निकलते समय भी, वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं इतना कहूँगा कि people should keep tuning into this show because they will learn a lot of things that they need to know in this particular phase of the pandemic. Thank you for joining us. हाँ, सबसे सटीक जानकारी के लिए दूरदर्शन देखते रहें। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।